अच्छा हुआ तुमसे अकेले में मुलाकात हो गई, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। कैसी बात मामा? बेटा, जब से ये वाकया हुआ है अदन को और उस लड़की को लेकर, मीडिया में बहुत कुछ उछाला जा रहा है, अखबारात में बहुत कुछ आ रहा है। ये मुनासिब बात तो नहीं है ना। और फिर देखो ना, बात अगर पुलिस स्टेशन चली जाए, ये थाने कचहरियां कोर्ट सालों लग जाते हैं केसेस में, और फिर भी चाहे सारी जिंदगी केस चलता रहे मामा, उस लड़की को सजा दिलवा के रहूंगा मैं। ठीक है, अब वकील से मिल लें। कल और परसों कोर्ट बंद है। पीर वाले दिन हम लड़की को चालान के साथ अदालत में पेश कर देंगे। क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? जी जरूर मिल सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि कहीं आप गुस्से फिक्र ना करें, इतनी आसान मौत की हकदार नहीं है। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में सलाखें ना होती तो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेता मैं। जिंदगी थम गई, वक्त क्यों है ये खफा, हर पल क्यों है सदियों सा। अपनी अपनी सफाई में कुछ भी कहने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे सामने अदन का भाई खड़ा है, तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार नहीं। मोहब्बत के किसी दावे पर भरोसा रहा भी नहीं मुझे। खुद से जुड़े रिश्तों का भरम टूट चुका है। अपने बाबा की झुकी गर्दन ये पलट के यहाँ ना वापस आने से अंदाजा हो चुका है मुझे। जो खुद से भी ज्यादा मुझ पर भरोसा करता था, वो शख्स मुझे कसूरवार मान चुका है। तो किसी गैर से क्या उम्मीद रखी? काश मैं एक ही वक्त में तुम्हारे और अपने भाई के कातिल के सामने ना खड़ा होता। मैं अदन की कातिल नहीं हूँ। हर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूर सबूर मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो सच बताएगी। दुआ करो ऐसा ही हो रेहाम, और अगर ये झूठ है तो खुदा से अपने लिए दुआ में रहम मांगना इंसाफ नहीं, क्योंकि इंसाफ तुम सह नहीं सकोगी। ऐ खुदा सुन सदा, खोया क्यों है रास्ता, कर दे तू अब कोई तो फैसला। आसमां से परे जो भी हो तेरी रजा, कर लो कबूल मैं अब सर को झुका।
इस गम की भीड़ में मैं खो गई हूँ कहाँ, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। तुम्हें शर्म नहीं आई थाने जाते हुए? नहीं आई मुझे। मेरी बेटी लावारसों की तरह थाने में पड़ी है। आप लोगों का दिल पत्थर का हो सकता है, मेरा नहीं। मैं जाऊंगी उसकी खबर लेने। वो थाने नहीं कब्र में चली गई है हमारे लिए। हम खैरतमंद लोग। जितने तुम गैरतमंद हो ना, अंदाजा है मुझे। बस करो, बस करो। अब वहां आइंदा जाने की कोई जरूरत नहीं। उसके साथ हमारा रिश्ता, नाता, लेना देना खत्म। मरने वालों की कब्रों में भी तो फाते पढ़ने जाते हैं ना, वो तो जिंदा है। आप लोगों के आराम के लिए वो सारी जिंदगी सोचती रही, और जब उस पे मुसीबत पड़ी तो आप लोगों को अपनी गैरत याद आ गई। उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं। उसने की थी हमारी इज्जत की फिक्र, जितना वो हमारी इज्जत का तमाशा बना के गई है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। वो जिए या मरे या उसके ऊपर कयामत टूटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग अपनी गैरत संभाल कर रखें, मगर मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मेरी बेटी रिहा होकर नहीं आ जाती। शाकरा, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। उसकी जमानत के लिए वकील भी करवाऊंगी। हद है, इतना सब कुछ हो गया पर किसी को सुकून नहीं मिला इस घर में। पीर को अदालत में चालान पेश हो जाएगा। उस लड़की को उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। पप्पू, आपकी कॉफी। थैंक यू बेटा। सर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मैं दबा देती हूँ ना। नहीं नहीं, इट्स ओके। कोई बात। जब कभी मैं अदन से नाराज होती थी या उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए होती थी तो वो भी खामखा मेरा सर ऐसे दबाता था। हाय अल्लाह, जिंदगी कितनी बेएतबार होती है। कल तक जो बच्चा हम सब की जान था, हमारी जिंदगी को वीरान करके चला गया। किस तरह हंसता खेलता रहता था। क्या किया जाए, मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। काश उसके मुकद्दर में ये सब कुछ लिखा होता। ऐसे नहीं हुआ ना। उस लड़की ने बहुत प्लानिंग करके उसे हमसे छीना। वो जानती थी कि वो कितना जज्बाती है। उसे पापा की दौलत जायदाद के बारे में सब कुछ मालूम था। तो उसने प्लान किया, और ऐसे ही करती हैं ये गरीब घरों की लड़की। लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं और फिर एक्सप्लॉइट करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। गज़ब खुदा का, कम से कम अपनी और अदन की उम्र का ही लिहाज कर लेती। हमारे मासूम बच्चे की जान तो बच जाती। ऐसे ही करती है ये, कच्चे जहन को ही तो टारगेट करती। अदन की जगह अगर आशिर होता तो। थैंक यू बेटा।
बेहतर हुआ या मैं कोई मेडिसिन लेके आऊँ आपके लिए? नहीं बेटी, मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, सही हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए। आप कमरे में जाएं, मैं आपकी कॉफी लेके आती हूँ। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवे करदा दर्जी तुम्हारे इस जोड़े और मेहंदी का लाल रंग मन नू रोकना सिर्फ रंग नहीं है, कोई पावे कोई लख पावे जंजीर मेरे अदन का खून। इश्क दा ऐन जे समझे होंदा लड़दा नाल अपनी सफाई में कुछ भी कहने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे सामने अदन का भाई खड़ा है, तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार नहीं। तुमने मुझसे सारे रंग छीन लिए, बस एक सफेद। तू जाने है रब्बा उसे सफेद कफन में दफना दी। जिंदगी है क्यों। और अगर ये झूठ है तो खुदा से अपने लिए दुआ में रहम मांगना इंसाफ नहीं, क्योंकि इंसाफ तुम सह नहीं सकोगी। गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। What? रेहाम, ये कैसे मुमकिन है आशिर? यही सच है, वही अदन के ट्यूटर थे और एविडेंस से साफ जाहिर है कि अदन ने रेहाम की वजह से खुदकुशी की। It's ridiculous यार, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। बाज मासूम चेहरे नकाब उतरने पर बहुत भयानक साबित होते हैं। I can understand your pain आशिर। सबूर कहाँ है? उसका फोन बंद जा रहा है। सबूर बाहर गई है ग्रोसरी लेने। ओके। I'm really sorry आशिर, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। प्लीज जब वो वापस आए तो मेरी उससे बात करवा देना सर। असल में अभी एक ही महीना वो उसे यहाँ पे आए, काम शाम में बिजी थी, घर सेट करना था। मैं अदन की डेथ के वक्त सबूर पाकिस्तान में नहीं थी? नहीं, वो वहाँ होती तो एटलीस्ट तुम्हारे आने तक रुक जाती भाई। मुझे लगा तुम्हें पता था इस बात का। जैसे ही आती है तुम्हारी बात करो। चलो ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। सबूर, सबूर मेरी बेगुनाही का सबूत, वो सच बताएगी। अल्लाह माफ करे। पापा तो बिल्कुल टूट सी गई हैं, मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रही। अल्लाह किसी माँ को औलाद का दुख न दिखाए। बहुत मुश्किल होता है ये दुख बर्दाश्त करना। तौसीफ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, किन सोचों में गुम बैठे हैं आप? कुछ नहीं, जब से तुमने आशिर और फराह की बात की है मेरे दिमाग में अटक के रह गई। यही सोच रहा हूं कि ये कैसे मुमकिन है। खुदा का खौफ करें आप, ये कोई वक्त है ऐसी बातें सोचने का? यही तो मौका है, इससे अच्छा वक्त नहीं मिल सकता फराह को। इस वक्त आपा आशिर दोनों पूरी तरह से टूटे हुए हैं। उसे चाहिए उनके दिल में घर करे, उनका ख्याल रखे।
आपा इसके बाद अगर आशिर के लिए फराह के अलावा किसी का सोच गई तो मुझ पे इल्जाम देना। अरे यही तो कर रही है वो बेचारी, जब से आई है आपा के साथ ही लगी हुई है, हर तरह से उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। सिर्फ आपा का ख्याल नहीं रखना, आशिर का ख्याल भी रखना है, उसके दिल में जगह बनानी है। समझाओ उसे। तुम्हें आशिर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं सच भी नहीं बोल सकता उससे। आशिर रेहाम से मोहब्बत करता है, एटलीस्ट सच जानकर शायद वो रेहाम की कुछ मदद कर देता। मिल चुका है वो रेहाम से, और जिस तरह वो उसके बारे में बात कर रहा था ना, उसमें कोई मोहब्बत नहीं शामिल थी। और शायद रेहाम ने बता दिया उसको कि वो मैसेज रेहाम ने नहीं तुमने किया। इसलिए तुमने उसे झूठ बोला कि मैं 1 महीने से अमेरिका में हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, बीवी हो तुम मेरी। तुम्हारे ऐसे महान बन के रेहाम को बचाने से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। सबूत सब मैं खुशी से नहीं कर रहा यार, सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। I can't afford to lose you। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। I'm really sorry। जितनी गिल्टी मैं हूं ना फैसल, आई डोंट थिंक ऑल दिस विल हेल्प। घिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। यह तुम्हारा असली चेहरा। इतनी घटिया और संगदिल हो सकती हो तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था। काश मेरे बस में होता तो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देता। आशिर बस, और कोई झूठ मत बोलना तुम। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी कि काश सबूर से तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत मिल जाए, काश ऐसा हो जाए। लेकिन सबूत तो तब देती ना जब सबूर यहां होती। वो तो 1 महीने पहले ही अमेरिका जा चुकी थी। तो फिर इंतजार किस बात का है? अगर तुमने कसूरवार मान ही लिया मुझे, तो फिर अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। अपनी नफरत और मेरी जिल्लत से आजाद कर दो मुझे। तुम्हारा गुनाह इतना छोटा नहीं है कि एक ही लम्हे में तुम्हें अपनी नफरत और तुम्हारी जिल्लत से आजाद कर दूं। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान।
इससे बड़ी जमानत मैं हमकी बेगुनाही की मेरी दे सकती। वो तो उस बच्चे को अपना भाई समझती थी, मेहनत और खुलूस से उसे तालीम दे रही थी। जो कुछ भी हुआ सब उस बच्चे की वजह से हुआ। जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ तो उसने वहां ना जाने का फैसला कर लिया। बात और ना बिगड़े, उसने मुनीर से शादी के लिए हाँ कर दी। सबसे ज्यादा तो मैं उसके खिलाफ थी और आप सबको लगता था कि मैं उसकी दुश्मन हूं। हाँ, मैं करती थी उस पे सख्ती, क्योंकि मैं जानती थी उसकी एक जरा सी गलती सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन उसकी बेगुनाही पर मैं चुप नहीं रहूंगी। आप कलामे पाक पर हाथ रखकर दिल से कहें कि रेहाम कसूरवार है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कभी उसका नाम नहीं लूंगी। अगर ऐसा नहीं है तो जय बाप होने का हक अदा करते हैं। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, जिंदगी से भरपूर। ऐसा लगता है जैसे इसका हाथ आगे बढ़ेगा और मेरे आंसू पहुंच देगा। अगर अभी होता तो ऐसा ही करता, लेकिन आपको इस हालत में देखकर खुद भी कम तकलीफ में नहीं होगा। कैसे बदलूं इस हाल को? आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा नजर आता है, आंखें खोलती हूँ तो इस घर के हर हिस्से से जुड़ी हुई उसकी यादें मेरे सामने आ खड़ी हो जाती, जैसे मुझसे शिकायत कर रही हूँ। जिसने अदन की जान ली है, काश मेरे बस में होता कि मैं उसे अपने हाथों से सजा दे सकूं, उसे हर उस तकलीफ से, उस अजियत से गुजारूं जिससे मेरा अदन गुजरा। ऐसा ही होगा मामा, ऐसा ही होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये कत्ल का केस है और जब तक इस केस में हमारे पास मजबूत गवाही नहीं होगी तुम्हारे बेटे को कोई भी बेकसूर साबित नहीं कर सकता। कहां से लाऊं गवाह? वो लोग वडेरे हैं, उन्होंने सबको डरा के रखा हुआ है। तो तुम भी पैसे खर्च करो, हम झूठे गवाह बना लेते हैं। कमाल है साहब, मैं सच को साबित करने के लिए भी झूठ खरीदूं? तो ठीक है, जाओ ले जाओ अपने बेटे को कब्रिस्तान। अरे ऐसे तो उसे फांसी से कोई भी नहीं बचा सकता। संभल के बुजुर्गवार, आप ठीक हैं? आप आइए मेरे साथ, आइए, सिर्फ आइए।
देखो आराम से, इधर आइए सर। कुछ भी लिख देते हैं। मैंने कहा था ना ये बात बहुत बढ़ेगी। अब देख लो, अखबारात भरे पड़े। जी मामू जान, पढ़ चुका हूं। अखबार वाले क्या, न्यूज चैनल वाले तो कोई और ही कहानी सुना रहे। उदन अपनी खूबसूरत टीचर की मोहब्बत में गिरफ्तार, उसके ठुकराने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तमाशा तो अदन का ही बन रहा है ना। ऐसे ही तमाशा बनाते रहेंगे। जब तक अदन को तमाशा बनाने वाली का तमाशा नहीं बन जाता। पानी पीजिए। देखिए बुजुर्गवार, मुझे 100% यकीन है कि आपकी बेटी बेकसूर होगी, मगर उसे बेकसूर साबित करने के लिए आपकी तरफ से दरखास्त दायर की जाएगी और उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। आपसे पहले कह चुका हूं, मैं सामने नहीं आ सकता। आप कुछ कीजिए, कोई रास्ता निकालिए, कुछ भी। देखिए मैं अपनी दुकान बेच के सारे पैसे आपके हवाले कर दूंगा। कैसे बाप हैं आप? बेटी की खातिर सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, मगर बरादरी के खौफ से उससे हमदर्दी जाहिर नहीं कर सकते। वकील साहब, मैं खानदानी रिवायात और गैरत और नामूस के नाम पर बनी हुई जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बाप, मैं तो मजबूर हूं। आप तो कानून जानते हैं वकील, कोई रास्ता निकालें, कोई नुक्ता, कोई कुछ भी करें, बस वो इतना करते कि मेरी बेटी की जिल्लत की मौत ना हो। अरे आप प्लीज इस तरह से हाथ मत जोड़िए। देखिए मैं आपके बेटे की तरह हूं, मुझे कुछ सोचने दो। अच्छा मैं उन लोगों से बात कर लूं, फिर आपको बताता हूं। किन लोगों से बात करेंगे? जाहिर है मरने वाले के लवाहिकीन से और पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी। देखिए जनाब, अगर दूसरी पार्टी ने आपकी बेटी को माफ कर दिया, सिर्फ उसी सूरत में वो जेल की जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद हो सकती है। आप मुझे उनके पास ले चले, मैं उनके पांव पड़ जाऊंगा, उनकी मिन्नत करूंगा, उनके आगे हाथ जोड़ूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों से बात कर लूं। सुलह की कोई सूरत हाल निकलती है तो फिर मैं आपको बता दूं। मैं तो 24 घंटे आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा। जो आप कहेंगे मैं आपकी खिदमत करूंगा। मुझे उनके पास ले चले, मेरी बच्ची को माफी दिलवा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप हौसला रखें। पानी पीजिए आप। माफी दिलवा दे मेरी बच्ची को। ठीक। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं मीडिया को ये सारी खबरें कहां से मिलती हैं। उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग ही हैं। जनाब, खबर तो तभी बनती है जब कोई ऐसी बात होती है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं और वो लोग अपना। हाँ, थोड़ा बहुत ताउन है, कभी वो हमारे साथ करते हैं और कभी हम। तो आखिर कब तक चलता रहेगा? आप उसे कोर्ट भिजवाएं, सजा दिलवाएं। वैसे उसकी तरफ से अभी तक कोई ना दरख्वास्त गुजारा है और ना ही कोई वकील। मैं भी यही सोच रहा था कि इक़दाम कत्ल का चार्ज लगा के उसे कोर्ट में पेश कर दूं। उसने कुछ बताया? उसने ऐसा क्यों किया? एक लफ्ज नहीं बोले। हम सब तो थक चुके हैं,
आपकी भी मुलाकात हुई थी, आप ही पूछ लेते, शायद वो आपको बता देते। सलाम जनाब, इजाजत है, अंदर आ जाऊं? वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए जनाब ताहिर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? मेरी क्लाइंट रेहाम आपके यहाँ मेहमान है, उसी सिलसिले में बात करनी थी। शुक्र है उसकी तरफ से भी कोई आया। बहरहाल ये आयशा साहब, मकतूल के बड़े भाई, जिसका आपकी क्लाइंट ने कत्ल किया है। एक्सक्यूज मी जनाब, ना मरने वाला मकतूल है और ना ही मेरी क्लाइंट ने उसकी जान ली है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्द से जल्द कोर्ट से अपने भाई के कातिल को सजाए मौत दिलवानी है। आप ये केस कोर्ट में भेजें। काम डाउन आशिफ साहब, काम डाउन। देखिए, जरूरी तो नहीं है कि हर बात का फैसला कोर्ट में ही जाकर हो, कुछ बातें आपस में भी तय की जा सकती हैं, और यह भी हो सकता है कि जो हकायक आपके सामने है वो दुरुस्त ना हो, मामला कुछ और ही हो। What do you mean? बेहतर यही होगा कि आप लोग बैठकर आपस में बात कर लें। प्लीज बैठे आशीष। थैंक यू। मुझे थोड़ी पता था कि फूफो पीछे खड़ी हुई है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं उनका दिल दुखाने के लिए ये बात क्यों करती। समझाओ इसे, इसके दिमाग में बिठाओ कि यहाँ किस लिए आए हैं, इसने किसके सामने क्या बात करनी है। बताओ, यहाँ आने का मकसद समझाओ इसे। अच्छा, आप गुस्सा मत करें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप जाएं यहाँ से, मैं इसे समझाती हूँ। अब्बा हमारे पैदाइशी शरीफ आदमी थे, सारी जिंदगी जो कमाया ला के हमारी अम्मा की हथेली पे रख दी, और अम्मा ने भी इंतहाई ईमानदारी से सब कुछ आपा की तालीम और तरबियत पे खर्च कर दिया। हमारी तो सारी जिंदगी लोगों के सामने हाथ फैलाते गुजर गई। इसे तो अल्लाह मौका दे रहा है, फायदा उठाए उसका। इसका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। जिंदगी के आखिरी दिन जरा इज्जत आबरू से गुजर जाएंगे। समझाओ। ये भी ना सारा इल्जाम अपने माँ बाप और फूफो पे लगाते थे। कभी कोई मेहनत की है इन्होंने अपनी जिंदगी में? कोई काम, कोई कारोबार दिल से किया है? अच्छा, अपनी बकवास बंद करो। उन्होंने जो किया सो किया, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। अपनी पुप्पो के साथ साथ आशिर का दिल जीतने की भी कोशिश करो, फिर बस देखना क्या होता है। ये आलीशान घर, दौलत, ऐशो इशरत सब तुम्हारे कदमों के नीचे होंगी। तुम्हारे अब्बू बहुत जल्द पुप्पो से आशिर के बारे में बात करने वाले हैं, तुम दोनों की शादी के बारे में। अरे बात तो समझा करो ना। सुफिया, ऐसी क्यों खड़ी हुई हो? सुबह से गया हुआ, अभी तक वापस ही नहीं आया आशिर। मेरा दिल बहुत परेशान है। किसी जरूरी काम से रुक गया हो। जानती तो बिला मकसद कहाँ घर से बाहर रहता है। जानती है, देर तक घर से बाहर रहने की आदत नहीं है उसको। देर तक रहने वाला तो अब चला गया। बड़ी आपा, मेरे पास आशिर के सिवा जीने का कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मैं उसको चलो अंदर चलो।
मैं फोन करके पूछती हूँ आशिक को कहाँ। आशिक साहब, आपके भाई की अचानक मौत पर मुझे बहुत अफसोस है। बेहतर होगा हम काम की बात करें। मैंने जहाँ तक ये केस स्टडी किया है, न्यूज़ देखी है, अखबारात में जो कुछ भी पढ़ा है, उसके बाद मुझे रेहाम से ज्यादा अदन कसूरवार लगता है। आपसे बात करके मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। तो फिर साफ साफ बात कीजिए। रेहाम के वालिद साहब ने माफी की दरखास्त की है। उनसे जाकर कह दें आप कि उन्हें और उनकी बेटी को उसी तकलीफ से गुजरना होगा जिससे मैं, मेरी मां और मेरा भाई गुजरे। गलतफहमी है आपकी, बहुत कमजोर है आपका केस। चले मान भी लिया कि रेहाम कसूरवार साबित हो गई, तो ना तो उसको सजाए मौत होगी और ना ही उम्र कैद। कहीं से भी ये कत्ल साबित नहीं होता। अव्वल तो कानून में इतनी गुंजाइश है कि मैं रेहाम को बचा लूं, और दूसरी बात आप जानते हैं हमारे यहां मुकदमात के फैसलों में सालों लग जाते हैं, और इस पूरे अरसे में अखबारात वाले और मीडिया वाले हर एक बात पर मिर्च मसाला लगाकर आपके जख्मों को हरा करते रहेंगे। खुदा तरसी में रहम खाकर माफ करने से शायद आपको सुकून मिल जाए। हर फैसला आपको करना है।